इनइक्वालिटी खत्म हो गई भाई कि नहीं हुई? सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है 78 में। रुको, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का ना। यस सर 78 और 80 बहुत कोशिश करी है, आंसर नहीं आ रहा। देखो कैसे होगा। इसमें ना एक ही मॉड है 5x माइनस 3। ये 5x माइनस 3 कहाँ पे जीरो होगा? 3/5 पर। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक जब x 3/5 से छोटा है, दूसरा केस बनेगा जब x 3/5 से बड़ा है। केस फर्स्ट, जब x 3/5 से बड़ा है, x 3/5 से बड़ा होगा तो ये मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा, और मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा तो मॉड हम ऐसे ही हटा देंगे बिना कोई चेंज से। ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 0। अभी इसके रूट निकालने पड़ेंगे हमें, तो रूट आएंगे इसके 3 प्लस माइनस 2√2 या 2√2, ये आएंगे इसके रूट। नंबर लाइन बनाओगे, 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 दोनों लिख लोगे, प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन 0 बोल रहा है तो नेगेटिव वाला जो साइन है जितने पोर्शन में उतना पोर्शन आंसर होगा। 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2 तक आएगा। अभी हमें क्या करना होता है, पहला केस लेते, पहले केस के सबसे आंसर निकालते, फिर दोनों का कॉमन भी लेते। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 2√2 भी लिखेंगे, 3/5 भी लिखेंगे, और 3 प्लस 2√2 भी लिखेंगे। अभी हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2 तक आ रहा है, और केस में हमने क्या लिया 3/5 या उससे। दोनों का कॉमन क्या हो गया, दोनों का कॉमन हो गया 3/5 से 3 प्लस 2√2। इतने पोर्शन में दोनों लाइनें दिख गई, तो इस केस का आंसर आ गया 3/5 से 3 प्लस 2√2। फर्स्ट केस नोट कर लो, फिर सेकंड केस पर चलते हैं। उसका भी सर लिखना पड़ता है, जैसे 3/5 लिखा है आपने, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ये? हाँ, अच्छा। अगर जब समझ में आया ना तो वीडियो दोबारा देखने का ऑप्शन है आपके पास। नहीं सर देखी थी मैंने, फिर भी वही क्वेश्चन रह जाता है बार बार। सर हाँ, जो क्वेश्चन दे रखे हैं इक्वेशन ऑफ हायर डिग्रीज, तो वो सिंपली सॉल्व कैसे ही करने हैं? 4 डिग्री वाला इक्वेशन की बात कर रहे हो क्या? यस सर। तो 4 डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया थे 2-3 टाइप। नो सर, बट सर उसमें जो क्वेश्चंस थे 90 सर कौन कह रहा है नो आ सर गया वाला? था एक क्वेश्चन। पिछली क्लास में थे बेटा। हेलो, क्यों पिछली क्लास में नहीं बताए थे क्या है ये 4 डिग्री वाले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं?
सर 3 डिग्री वाला बताया था सर। अच्छा, अभी रुको, मैं दोबारा बताऊंगा तब बताऊंगा। ये नोट कर लिया यहाँ तक? हाँ सर कर लिया। ये फर्स्ट केस का आंसर है, इसको लिखा रहने देते हैं। सेकंड केस, जब x लेस देन 3/5, x लेस देन 3/5 होगा तो ये मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा होगा। तो जब मॉड हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस लगाए ना बाहर, वो प्लस हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बढ़िया से। लेस देन 0 कह रहा है तो नेगेटिव जितने पोर्शन में वो आंसर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, -5 भी लिखेंगे, 3/5 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे। अपनी इक्वलिटी सॉल्व करके आंसर आ रहा है -5 to 1, और केस हमने दिया है 3/5 to -∞। तो दोनों कॉमन कहाँ पर लिख रहे हैं, -5 से 3/5। ये और जोड़ दो इसमें, इन दोनों को यूनियन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 से 3 + 2√2। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोलो। अब आ गया सर समझ। 80 वाला आ जाएगा या 80 भी करा दूं? करा ही दीजिए सर। ये क्वेश्चन है, x² + 3 mod x - 1 - 7। इसमें भी एक ही मॉड है और वो x = 1 पे 0 होगा, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, x लेस देन 1, x जब 1 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर बन रहा होगा नेगेटिव, तो मॉड हटाते समय क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा x² - 3x - 4। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बढ़िया से, नंबर लाइन बन जाएगी -1 4 प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। अब पहला केस ले लिया, पहले केस के हिसाब से इक्वलिटी सॉल्व कर ली। अब पहले केस का फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो -1 भी लिखा जाएगा, 1 भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा। केस हमने लिया है 1 से छोटा और आंसर हमारा आ रहा है -1 से छोटा या 4 से बड़ा। दोनों लाइनें हमें कितने पोर्शन में दिख रही हैं, दोनों लाइनें हमें -1 के लेफ्ट में दिख रही है। तो इस केस का आंसर हो गया -∞ से -1। देखो इतना। लिखा क्या? लिख लिया सर। तो बता दिया करो यार। अब सेकंड केस क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा, ये सेकंड केस ले लो। x जब 1 से बड़ा होगा तो ये मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिना कोई चेंज करे।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसके भी बढ़िया से वेक्टर हो जाएंगे। -5 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो प्लस प्लस वाला आंसर होगा। अब सेकंड केस का फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -5 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे। केस हमने लिया है 1 या उससे बड़ा, आंसर आ रहा है 2 से बड़ा या फिर -5 से छोटा। दोनों लाइनें कितने में दिख रही है, दोनों लाइनें में दिख रही है 2 से आगे। तो इस केस का आंसर आ गया 2 to इनफाइनाइट। इनको यूनियन करके लिख लो, -∞ से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ऐसे हो जाएगा ये आंसर। आ गया सर, आ गया। भेजता हूँ बेटा, मैं भूल गया था, आपने याद नहीं दिलाया। लिख लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड। और बोलो कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको। सर 98। 98 98 तो इजी है। 4x प्लस 19 अपॉन x प्लस 5, 4x माइनस 17 अपॉन x माइनस 3। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल x। इसमें क्या करना है, x की सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू बतानी है आंसर के अंदर। तो पहले आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि x की सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसमें कर नहीं सकते है ना। 4x प्लस 19 अपॉन x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 17 अपॉन x माइनस 3। एल माइनस 3 x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 19x और -3 का करेंगे तो -12x माइनस 57। ऐसे ही जब इसे x का करेंगे तो -4x स्क्वायर प्लस 17x और जब 5 का करेंगे तो -20x प्लस 55 हो जाएगा शायद। तो ये 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 19 माइनस 12 कितना बचा, 7x और ये इधर बचे -3x, 4x बचा अल्टीमेटली और ये हो जाएगा 28 शायद 85 में से 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा दो तो x माइनस 7 अपॉन x प्लस 5 x माइनस 3। अब नंबर लाइन बना लो, -5 और 3 और 7 प्लस माइनस लेस देन 0 कह रहा है, नेगेटिव वाला आंसर होगा। अपना जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -∞ से -5 और 3 से 7। इस इंटरवल के अंदर बड़ी से बड़ी x की इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, 6 आंसर हो जाएगा फाइनल। बताओ। सर इसका आंसर तो 2 आ रहा है। 2 आ रहा है क्या, यस सर, 2 दे रखा है। कैलकुलेशन सही है, आपने चेक किया यहाँ तक। -5 3 और 7 कैलकुलेशन तो सही है सर। कैलकुलेशन सही है। हाँ सर सही है, चेक कर लिया मैंने। अच्छा कौन सा था ये, 98।
6 होना चाहिए यार, ठीक है। या तो कैलकुलेशन में कहीं गलती करी होगी, नहीं तो आंसर गलत होगा। सर 4x + 28 आएगा। प्लस आएगा क्या? हाँ, x + 7, तो ये क्या आ जाएगा? -7 आएगा ना। एक आएगा -7, एक आएगा -5, एक आएगा 3, तो ये ऐसे हो जाएगा -7 और -5 तो 3। इस इंटरवल में सबसे बड़ी x की वैल्यू क्या होगी? 2। अब सही। सर ये इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी, ये कैसे पता पड़ा? बेटा x की वैल्यू -7 या उससे छोटी और -5 से 3 तक गई, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू x की कौन सी हो सकती है? इंटीजर वैल्यू ओके सर, 2। बताओ। सर 3 नहीं लिख सकते? क्या सर 3। 3 कहाँ शामिल है इसमें? क्लोज्ड इंटरवल है क्या 3 पर? यस सर। नहीं है ना। नहीं। अगर इक्वल टू और दिया होता तब हो जाता है ना सर, लेस और इक्वल टू दिया होता। हाँ हाँ, ये आ गया समझ में अब? नोट भी कर लिया क्या? कर लिया सर, कर लिया। और बताओ कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है? सर 90। पावर 4 वाले इक्वेशन सॉल्व करना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 2-3 टाइप बताता हूँ। पिछली क्लास में नहीं बताया, मुझे ऐसा याद है यार, मैंने बताया भी कल परसों में। आपकी क्लास में नहीं बताया होगा, हो सकता है दूसरी क्लास में बताया होगा। अगर कभी ऐसा इक्वेशन आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये नंबर है, ए बी नंबर है ना, तो आप देखोगे कि इनमें से अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से दो दो के दो पेयर बन जाएंगे जिनका सम सेम होगा। जैसे अल्फा बीटा गामा, जैसे अल्फा और बीटा का सम बराबर हो गामा और डेल्टा के सम के, या अल्फा और गामा का सम बराबर हो बीटा और प्लस डेल्टा के, या अल्फा और डेल्टा का सम बीटा प्लस गामा के बराबर हो। ऐसे करके कोई से भी दो पेयर आपको दिख जाएंगे। तो मान लो, ये मान रहा हूं मैं ना, मान लो हमें दिख गया कि अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा इन दोनों का सम बराबर, अल्फा प्लस गामा करके जो वैल्यू आ रही है वही बीटा प्लस डेल्टा करके आ रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे अल्फा और गामा वालों का मल्टीप्लाई करना है, बीटा और डेल्टा वालों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जिन दो का सम सेम दिख जाए उनका मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, अल्फा गामा का सम बीटा डेल्टा के, तो बीटा डेल्टा वालों का करो, अल्फा गामा वालों का करो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा इक्वेशन आएगा, अल्फा गामा वालों का करना है ना, और बीटा डेल्टा वालों का करना। इतना करने के बाद आपको दिखने लगेगा कि इतना पोर्शन दोनों में सेम है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है, माइनस है माइनस, ब्रैकेट है ब्रैकेट। अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू आ रही होगी वही यहाँ पे बीटा प्लस डेल्टा की आ रही होगी। तो जैसे ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, फिर एक्स एक्स, इतना पोर्शन दोनों में सेम दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस पोर्शन को टी मान लेना है थोड़ी देर के लिए। टी मान लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन फिर, और जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा टी में, इतना टी स्क्वायर कुछ टी और कुछ कांस्टेंट ऐसा बचेगा। ये ए को भी इधर ले आएंगे तो ये सब ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाएगा। यहाँ से टी की दो वैल्यू आ जाएंगी, मान लो पी आ गई और क्यू आ गई।
तो पहले t की वैल्यू p मान लो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स की वैल्यू p मान लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स की वैल्यू q मान लेंगे। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारी x की सभी वैल्यू हमें मिल जाएगी। बताओ समझ आया क्या? सर एक बार और समझा दो। मैं क्वेश्चन ही करके दिखा दूंगा, आप ये नोट कर लो। ये नोट कर लिया क्या? अभी नहीं हुआ सर, अभी रुको। हाँ सर? आराम से। सर हाँ बेटा। सर हाँ बेटा, सर मेरे को एक बस क्वेश्चन पूछना है एक। इस सर, क्वेश्चन ऐसे से कुछ पहले ही पूछना है, इसके सॉल्यूशन से पहले ही पूछना है, नहीं सर, ये नहीं है। इसके बाद पूछना है ना। ओके सर। जैसे ही इसे नोट कर लो बता देना। जैसे क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 15। इसमें क्या है, इसमें आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा की जगह 4 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब इनमें से ऐसे पेयर ढूंढो कि इन दो का सम इन दो के सम के बराबर है, ऐसे पेयर ढूंढो। तो मुझे दिख गया कि 1 और 4 का सम 2 और 3 के सम के बराबर है। तो 1 और 4 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 3 वाले का करेंगे। तो जब 1 और 4 वाले का करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब 2 और 3 वाले का करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना आया समझ में? आ गया सर, आ गया। यस सर। इतना पोर्शन दोनों में सेम दिख रहा है, तो इसको t मान लो थोड़ी देर के लिए। तो t प्लस 4 t प्लस 6 इक्वल टू 15। तो टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 9 ये आ जाएगा। यहाँ से t की 2 वैल्यू आ जाएंगी बढ़िया सी, -1 और -9। तो t यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू -9। सर वो 24 आएगा ना 9 की जगह? और ये 15 आगे माइनस होंगे ना। यस सर, ओके सर। तो x की 2 वैल्यू तो यहाँ से आ जाएंगी और 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। हो गया क्वेश्चन। अब समझ आया कैसे करना है? यही समझाया था मैंने उसमें भी, बस उसमें नंबर की जगह ABCD लिखे थे, इस वजह से आप परेशान हो रहे थे। नोट कर लो तभी बता देना है ना। रिटर्न ट्रायल बेटा इतने बड़े क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और रिटर्न ट्रायल लगाएंगे तो फिर एक फैक्टर पता चलेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 डिग्री का इक्वेशन,
फिर जो फैक्टर पता चला है उसका 4 डिग्री के इक्वेशन में डिवाइड दोगे तब क्यूबिक आएगा, फिर एक और बार हिट एंड टाइल लगाओगे, क्यूबिक में भी तो हिट एंड टाइल लगाना पड़ेगा, जब क्वाड्रेटिक बनेगा उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हिट एंड ट्रायल में क्या है, केवल इंटीजर वैल्यू अगर कोई इसका आंसर होगा तो हिट एंड ट्रायल काम करेगा। जैसे मुझे यहीं पे दिख रहा है इसकी एक्स की वैल्यू रूट में आएगी, यहाँ से आयोटा वाली आएंगी, तो ये वैल्यू तो आप हिट एंड ट्रायल में लगा ही नहीं सकते, आप ऐसी एक्स की वैल्यू इंटीजर में ही रखोगे, आप रखोगे तो इंटीजर में कोई भी एक्स की वैल्यू रख के 15 आएगा ही नहीं, हिट एंड ट्रायल आपका काम ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे। एक और टाइप बताता हूँ मैं आपको, अगर ऐसे लिखा है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, लेफ्ट हैंड साइड पिछले क्वेश्चन में यही थी, इस क्वेश्चन में भी यही है। राइट हैंड साइड में पिछले क्वेश्चन में भी ए था, इसमें भी ए है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं था, इधर इस वाले में है। तो अगर आप राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर भी दिख जाए आपको नंबर के साथ, फिर क्या करना है आपको, फिर भी आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा को ही देखना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को देखना है, लेकिन इस बार प्लस करके नहीं देखना है, इस बार देखना है किन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा होगा। जैसे मान लो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट गामा डेल्टा के बराबर हो रहा है, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन 4 नंबर्स को देखना है, किन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा होगा। मान लिया कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट गामा डेल्टा के बराबर हो रहा है, तो आप अल्फा बीटा वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, गामा डेल्टा वालों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अल्फा और गामा का प्रोडक्ट बीटा और डेल्टा के बराबर होता तो अल्फा और गामा वालों का मल्टीप्लाई करते हो, बीटा और डेल्टा वालों का करते। समझ आ गया? तो इधर जैसे मैंने मान लिया अभी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट गामा डेल्टा के बराबर हो रहा है, अल्फा बीटा वालों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इधर गामा डेल्टा वालों का करेंगे तो एक्स स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका इधर डिवाइड लगा देना लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे डिवाइड में, और जब एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो एक ही फैक्टर में नहीं लगाएंगे, एक एक्स का इसमें लगा देंगे, एक एक्स का इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो एक्स प्लस अल्फा बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस गामा डेल्टा अपॉन एक्स माइनस गामा प्लस डेल्टा, पहला रह जाएगा केवल ए। यहाँ तक समझो और मुझे बताओ समझ आया क्या? सर एक स्क्वायर नहीं होगा दूसरे वाले में, दूसरे वाले ब्रैकेट में जो एक्स स्क्वायर लिख दिया ना, कहाँ है एक्स स्क्वायर? अभी रब किया है आपने। अरे नहीं, पहले ही नहीं अरे था। किया है। ये बताओ यहाँ तक देखो समझ आया क्या? राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा के प्रोडक्ट देखने हैं, किन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा हो। तो जैसे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट अगर गामा डेल्टा के बराबर हो रहा है तो अल्फा बीटा वालों का मल्टीप्लाई करना है गामा डेल्टा वालों का। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर आपको एक्स स्क्वायर का डिवाइड देना है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक ही फैक्टर में नहीं दे देना है, एक एक्स का इधर दे दो, एक एक्स का इधर दे दो, बांट दो एक एक एक्स। एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, बेटा मैं बोल रहा हूँ आप सुन नहीं पा रहे क्या? योग दुबे, यस सर। सुन रहे ना? डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे,
वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक ही फैक्टर में नहीं होगा, एक एक्स का डिवाइड इधर और एक एक्स का इधर। मतलब एक बॉक्स में सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा तो एक ऐसे लिखा है 15 इंटू 10 इक्वल टू कुछ इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये 5 के स्क्वायर का मैं इधर डिवाइड लगाऊंगा तो एक 5 का तो मैं इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ, एक 5 का इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ। बताओ कुछ गलती हो गई हो तो बताओ यार। ओके सर समझ गया। कोई गलती तो नहीं हो रही? नो सर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक ही फैक्टर में डिवाइड नहीं लगाना, एक एक्स का लगाना है पहले फैक्टर में, एक एक्स का दूसरे में। इतना करने के बाद में आपको क्या होगा, ये इतना पोर्शन दोनों फैक्टर का सेम दिखेगा। क्यों सेम दिखेगा? एक्स है एक्स भी है, प्लस भी है, अपॉन एक्स है अपॉन एक्स भी है, अल्फा बीटा भी गामा डेल्टा भी बराबर है। तो इतना पोर्शन दोनों में सेम दिखेगा तो आप क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे। टी मान के आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिखने लगेगा। तो ये मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फिर वही फैक्टर वेक्टर करके टी की दो वैल्यू आ जाएगी, पी और क्यू कुछ भी। एक बार इसको पी के बराबर रखेंगे, एक बार इसको क्यू के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ऐसे करके रूट्स निकालते हैं। आया क्या समझ में? ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने आप और कराते हैं उसे। नोट किया क्या? दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है कि 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 इक्वल आ रहे हैं, तो 1 और 6 वालों का आपस में करेंगे, 2 और 3 वालों का आपस में करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6।
और यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक्स स्क्वायर का लगाएंगे डिवाइड, एक एक्स का इसमें चला जाएगा, एक एक्स का इसमें चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 7, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 5। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? इसके बाद x प्लस 6 अपॉन एक्स को t ले लेना है, तो ये हो जाएगा t माइनस 7 t माइनस 5 इक्वल टू 120। तो t स्क्वायर माइनस 12t प्लस माइनस 85। सही लिखा है क्या? और t की दो वैल्यू आ रही है यहाँ से, -5 और 70। तो एक बार क्या करना है, x प्लस 6 अपॉन एक्स को -5 के इक्वल रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी -2 और -3। एक बार x प्लस 6 अपॉन एक्स को 17 के इक्वल रखना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, दो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी जो भी आ रही है, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? इस तरह का चार्ट, इस तरह का 4 डिग्री का इक्वेशन अगर दे रखा है, इस इक्वेशन में क्या खास बात है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, ऐसे ही सेकंड का और सेकंड लास्ट का सेम है, और थर्ड का और थर्ड लास्ट का सेम है, और फोर्थ का और फोर्थ लास्ट का सेम है। मतलब जो कोफिशिएंट इधर से चल रहे हैं वही कोफिशिएंट इधर से चल रहे हैं। ऐसा इक्वेशन अगर आपको 4 डिग्री का कभी दिखे तो बिना सोचे समझे सीधे आपको एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा देना है पूरे इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर।
फिर आपको ए वाले दोनों एक साथ कर लेने हैं। बी वाले एक साथ कर लेने हैं। ऐसा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप इसको ऐसे लिख लो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये बताओ ये वाला स्टेप समझ आ रहा है आपको? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 कैसे लिख लिया? नो सर। आ गया सर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x आ गया सर। 1/x प्लस 2। तो ये ऐसा हो गया, देखो क्वेश्चन a x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1/x प्लस c माइनस 2 है, ये पूरा कांस्टेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि ये x प्लस 1/x में क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो बस। तो x प्लस 1/x की दो वैल्यू आ जाएगी, जैसे p और q। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले x प्लस 1/x को p के बराबर रखेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, और x प्लस 1/x को q के बराबर रखेंगे तो दो वैल्यू और मिल जाएंगी। चारों वैल्यू हमें मिल जाएंगी x की। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? सर हाँ बेटा। सर ये वाला समझाइए, लास्ट लाइन में c माइनस 2 ये कैसे आया? ये बेटा माइनस 2 है, यहाँ भी तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके। सर -2 आया कैसे? आ गया समझ में? ठीक है भाई। एक कोई पूछ रहा है मुझसे कि सर x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 120 एक्स स्क्वायर आ गया तो कैसे होगा? तो नहीं होगा हमसे, और क्या है, समझे? वो आपको ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए देगा जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सको अच्छे से, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है, आईआईटी में हो या मेंस में हो, 2-3 मिनट के अंदर। समझ आया बेटा?
कौन पूछ रहा था? अर्चित था शायद। आवाज पहुंच रही क्या मेरी? सर एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 1 और बता देना। बताएंगे बेटा बिल्कुल। एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 1, x ग्रेटर देन √1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें x रूट वाली वैल्यू से बड़ा है, तो एक चीज तो आप ध्यान ही रखो कि रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव से बड़ा है x, है ना? तो x खुद भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी रूट वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होगी। तो जो भी आंसर आए आपका, उसमें आपको x की पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी है। नेगेटिव वैल्यू अगर आपके आंसर में आ रही है तो उनको हटा देना है आंसर में से। एक और बात कि रूट केवल पॉजिटिव वैल्यूज का ही निकलता है, तो x 1 से कम भी होना चाहिए, क्योंकि x अगर 1 से ज्यादा हो गया तो क्वेश्चन इमेजिनरी क्वेश्चन हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x अगर 1 से ज्यादा हो गया तो देखो 1, जैसे x 2 हो गया तो 1 - 2 -1 का रूट आयोटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी नहीं आप लोगों ने, तो नेगेटिव नंबर का रूट निकालना भी नहीं जानते आप, समझ आया? तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 से कम भी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा एक तरह से। क्या इतना समझ में आया आपको? आ गया सर। हाँ, और ये सब कहानी हम क्यों बोल रहे हैं, पहले से ही हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है कि हम जब स्क्वायर करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हमारे आ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लीनियर लिखा होगा, आपने स्क्वायर कर दिया, लीनियर लिखा होगा और किसी ने स्क्वायर कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर उसके 2 रूट आएंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होता है कि कुछ सॉल्यूशन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं कभी कभी। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में से हमें मतलब जो सॉल्यूशन आए हैं हमें उनमें से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ढूंढ करके हटाने पड़ते हैं। ये बात समझ रहे हो कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम वैसे तो स्क्वायर करने से बचते ही हैं, लेकिन बाई चांस अगर हम कैसे भी सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, स्क्वायर करने के अलावा और कोई चांस नहीं है, तो हम स्क्वायर करने के बाद में जो हमारा आंसर आया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आंसर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कितना पोर्शन हमारे आंसर का एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमें हटाना है। अब वो कैसे हटाते हैं? क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके कि कौन सी हमारे आंसर वाली वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उनको हटा दो। तो इसीलिए हम पहले से ही आइडिया लगा के रख ले रहे हैं कि कभी भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी आई तो हम उसको नहीं लेंगे आंसर में, 1 से बड़ी आई तो भी नहीं लेंगे।
लिख लिया क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या जो पूछना है आपको? सर क्वेश्चन नंबर 5 5। एडिशन। यस सर। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए आए अगर तो एक्स माइनस ए से छोटा होगा या फिर एक्स ए से बड़ा होगा। एक और चीज सुनो, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, फिर कॉमन नहीं यूनियन। यूनियन मतलब इसके आंसर को इसके आंसर को जोड़ के लिख देंगे, कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन कब लेते हैं दो इनइक्वलिटी के आंसर में? जब ऐसा हो कि ऐसा भी होना चाहिए ऐसा भी होना चाहिए। ये मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था आपको। कॉमन कब लेते हैं? जब इनइक्वलिटी इस तरह से आती है कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। इसमें क्या लिखा आ रहा है? मॉड एक्स ए से बड़ा कब होगा? जब एक्स माइनस ए से छोटा हो या फिर एक्स ए से बड़ा हो। सर जब लेस देन होता है तो उसमें हम इंटरसेक्शन लेते हैं। लेस देन होगा तो देखो मॉड एक्स लेस देन ए पर मैंने क्या लिखाया था? एक्स माइनस ए से ए के बीच में होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस ए से बड़ा भी होना चाहिए और ए से छोटा भी होना चाहिए, इसमें दोनों काम होने चाहिए। तो इसमें जब दो इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे ना, ये वाली और ये वाली, तो उसका कॉमन लेंगे फिर। बात ओके क्लियर सर। है क्या? तो पहले हम फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी निकालते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आ रहा है। ये है आपका x प्लस 3/x, ये 2 भी इधर आ गया, x प्लस 3 प्लस 2x, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। 3 का भी मैं डिवाइड लगा देता हूँ, तो x प्लस 1/x ऐसा बनेगा। -1 और 0 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है, तो ये आंसर हो गया -1 से 0। अभी इधर वाले में सॉल्व करो, x प्लस 3/x -2 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 -2x, यानी कि 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स वाला टर्म मुझे माइनस में पसंद ही नहीं है ना बिल्कुल, तो माइनस कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा दे। x माइनस 3/x इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन की जगह बन जाएगा लेस देन। अब नंबर लाइन बनाओ 0 3 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 का मतलब हो गया 0 से छोटा, यानी नेगेटिव वाला आंसर होगा। तो क्या आंसर आया हमारा? फाइनल आंसर हमारा आया -1 से 0 यूनियन 0 से 3। इनको हम जोड़ के लिख देंगे यूनियन करके। बोलो क्या प्रॉब्लम? हो गया सर, आगे समझ में। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर 8th क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। किस फॉर्म में दिया? ऐसे तो नहीं दिया, -1 दिया और उसमें से 0 हटा दो। नो सर, मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं सर। 8th का 8th क्वेश्चन जो आपने कल कहा था कि इसे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो सर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। हाँ, तो बट सर आंसर है p इक्वल्स टू 4² डॉट 6² डॉट 8², जैसे मतलब जो ऑप्शन दिए हैं ऐसे कैसे होगा सर वो?
ऐसे कैसे, ऐसे तो बनाना पड़ेगा यार। हाँ सर वही बता दीजिए। तो क्या आंसर आया आपका, आप मुझे बता दीजिए, या मैं पूरा ही सॉल्व कर दूं, बोलो। हाँ सर आप बता दीजिए एक बार, मेरा आंसर वैसे 18 आया था शायद। 18? हाँ 18 आया था शायद। अरे 18 कैसे आ जाएगा, कैसी बात करते तुम यार। सर आप एक बार बता दीजिए। कोई बात नहीं, सुनो। ए पे स्क्वायर लाना है, बी पर पावर 3 लानी है, सी पर पावर 4 लानी है। तो ए के 2 पार्ट करेंगे, बी के 3 और सी के 4। a/2 प्लस a/2 और b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। ये हो गए नंबर, कितने हो गए? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 नंबर हो गए। 9। जीएम क्या हो जाएगा, सबका सम अपॉन 9 ग्रेटर देन इक्वल टू। जीएम क्या होगा, सबका प्रोडक्ट। और पावर 1/9। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये वही बन गया, देखो a प्लस बी प्लस सी। a/2 a/2 a हो गया, b/3 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 b हो गया, ये c हो गया। ये आ गया a² b³ c पावर 4 अपॉन जो हो गया 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 4। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 18, तो 18 अपॉन 9 हो गया 2। ये पावर 1/9 कैसे हटेगी, दोनों तरफ पावर 9 लगा दो। इसका भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया। अब जिस ऑप्शन से 2 पावर 19 और 3 पावर 3 बन जाए वही सही है। कहो तो ऑप्शन भी पता करूं मैं। सर कर दो। क्या बेटा? सर कर दीजिए। अरे वेरी गुड। पहला ऑप्शन 4 पावर 4 6 पावर 4 8 पावर 4। 2 का स्क्वायर पावर 4, 2 पावर 4 3 पावर 4 और 2 का क्यूब पावर 4। 2 पावर 8 2 पावर 4 3 पावर 4 और 2 पावर 12। तो ये हो गई 12 और 8 20 और 4 24। 2 पावर 24 और 3 पावर 4 आ रहा है। हमारा आ रहा है 2 पावर 19 और 3 पावर 3। पहला ऑप्शन गलत है। इतना नोट कर लो, फिर बाकी के ऑप्शन भी चेक करता हूँ। नोट कर लिया? सर 1 मिनट अभी हुआ नहीं मेरा। सेकंड ऑप्शन देखो, 4 स्क्वायर 6 क्यूब 8 पावर 4। ये 4 स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 पावर 3 3 पावर 3 और ये 8 को लिख दो 2 का क्यूब पावर 4।
2 पावर 4, 2 पावर 3, 3 पावर 3 और 2 पावर 12, 2 पावर 19, 3 पावर 3 आ रहा है। इतना ही हमें लाना था। सेकंड ऑप्शन सही है। बताओ। हो गया। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है। और है कोई या खत्म हो गए। नाइन्टी थ्री का बी। मॉड ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों सेम बात ही है ना। मॉड ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों सेम बातें हैं। इस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो। जब ये क्वाड्रेटिक के बारे में आप अच्छे से समझ जाओगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसका डी अगर निकाले ना, डी डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मॉड ए अगर 0 से बड़ा हुआ तो 2 पावर मॉड ए 2 पावर 0 से यानी कि 1 से बड़ा होगा। 2 पावर मॉड ए 1 से बड़ा होगा तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन मॉड ए अगर 0 हुआ तो 2 पावर मॉड ए हो जाएगा 1। 2 पावर मॉड ए 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1, तो डी कैसा आ जाएगा, डी 0 आ जाएगा। तो ये चीज फिर से रिपीट करो, समझ नहीं आई। ये क्वाड्रेटिक लिख लिया मैंने ऊपर से, इसका डी निकाला तो डी आ रहा है ये 4 1 माइनस 2 पावर मॉड ए। अब मॉड ए की वैल्यू हम जानते हैं या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी तो कभी होती नहीं। तो मॉड ए अगर 0 होगा तो 2 पावर 0 ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1, तो डी कैसा आ जाएगा, 0। लेकिन मॉड ए अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसका आंसर 2 पावर 0 से बड़ा आएगा, यानी कि 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा अगर इसका आंसर आएगा तो 1 में से घटाएंगे तो डी नेगेटिव आएगा। बताओ। आ गया सर। तो पहला केस हम यही मान लेते हैं, केस फर्स्ट, कि मॉड ए 0 है। मॉड ए अगर 0 हुआ, ये सवाल में इनइक्वालिटी कैसे लगी थी, ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, पहला केस यही मान लिया कि मॉड ए 0 है। अगर मॉड ए 0 हुआ तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बन जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर हो गया। तो 0 और 1 दो वैल्यू आ गई है। सबसे राइट में प्लस
फिर 1 मिला, इस पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर 0 मिला, इस पे भी इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ही ये पॉजिटिव रहेगा। तो x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बस x 1 ना हो और 0 ना हो। माइनस इनफाइनाइट से 0 तक भी पॉजिटिव है, 0 से 1 तक भी पॉजिटिव है, 1 से इनफाइनाइट तक भी पॉजिटिव। 0 और 1 को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू हो उस पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड a इक्वल टू 0 के केस में ये आंसर आएगा। इतना लिखो। देखा क्या? लिख लिया। अब दूसरा केस देखो। जब मॉड a 0 से बड़ा है, मॉड a अगर 0 से बड़ा होगा तो ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक है इसका d कैसा बनना है? लेस देन 0। क्वाड्रेटिक है जो हमारे किसी काम का नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मॉड a अगर 0 से बड़ा है तो d लेस देन 0 आ रहा है इस क्वाड्रेटिक का। d लेस देन 0 आ रहा है मतलब ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसका फिर डिवाइड लगा दो राइट हैंड साइड में, तो क्वेश्चन बस ऐसा बचेगा। बोलो। आया क्या? अब इसके फैक्टर कर लो। नंबर लाइन बना लो। x की दो वैल्यू आ रही है, माइनस मॉड a और प्लस मॉड a। प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो फिर आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस मॉड a और मॉड a से इनफाइनाइट। यही आंसर दे रखा है उसने। हो गया। और कोई क्वेश्चन है क्या या खत्म हो गए अब? खत्म। वेरी गुड। खल्लास। अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम आज तो बस जस्ट स्टार्ट ही हो पाएगा।
ऐसे लिखा होता है लॉग। एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक बिल्कुल सामने लिखा होता है। ये जो नंबर नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस, बेस ऑफ लॉगरिथम। इस बेस की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। लॉग तभी डिफाइन होगा जब बेस 0 से बड़ा हो। अगर बेस में 0 से छोटी कोई वैल्यू लिखी है तो हम लॉग नहीं निकाल पाएंगे। क्या बेटा ये समझ आया? क्या दिक्कत आ गई आप लोगों को? क्या पूछ रहे हो बोलो। तो इस तरह का फंक्शन लिखा होता है log x, ए बेस होता है लॉगरिथम का। इस बेस के बारे में मैंने बताया कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर कभी आपको बेस की वैल्यू 1 दिखती है या बेस की वैल्यू 0 से छोटी दिखती है, 0 या 0 से छोटी, तो आप कह देंगे कि भाई ये नॉट डिफाइंड है, हम कोई वैल्यू इसकी नहीं बता सकते। और जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं ये भी 0 से बड़ा होना, जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 0 का कभी लॉग नहीं निकाल पाते हम और 0 से छोटी वैल्यूज का हम कभी लॉग नहीं निकाल पाते। अब बात आती है कि ये जो लॉग है इसमें वो हमसे क्या पूछना चाहता है। तो लॉग में वो ये पूछता है आपसे कि ये जो बेस है ना, बेस, इस पर कितनी पावर लगा के मैं इस x के बराबर बनूंगा। इस बेस पर कितनी पावर लगा दूं कि ये इस नंबर के बराबर हो जाए। जैसे सुनो, ऐसे देखा है log 10,000 या log 10,100 ले लो। अब कोई आपसे पूछे कि log 10,100 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको तुरंत समझ जाना है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस 10 पर कितनी पावर लगाएं कि 100 बन जाए। तो कुछ बता रहे हैं कि आंसर है 10, 10 पे 10 पावर लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। सर 2 टू सही आंसर है। आंसर इसका हो जाएगा 2। लॉग का मतलब समझ में आया? लॉग लिखा होता है तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर कभी ऐसे लिखा है log 1 पे कितनी पावर लगाएं कि वो 5 बन जाए। 5 नहीं 1 पे सर, 5 पावर लगाएंगे तो 5 बन होगा जाएगा। ही नहीं सर। बनेगा ही नहीं ना। यस सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए लॉग को नॉट डिफाइंड कर दिया है। जब बेस 1 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, लॉग नॉट डिफाइंड। समझ आया? क्या बोलेंगे, बेस जब 1 हो जाता है तो लॉग की वैल्यू हम निकालते ही नहीं है। लॉग केवल कब डिफाइन किया है उसने, जब बेस की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 के इक्वल ना हो। तो कभी बेस उसने 1 दे दिया या कोई नेगेटिव में नंबर दे दिया तो हम तुरंत बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड। भले ही उसने यहाँ पे दे दिया हो -√5, बेस की जगह -√5 दे दिया। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर अब तो बता सकते हैं ना हम आंसर कि -√5 पे 2 पावर लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। भले ही हम आंसर बता सकते हैं लेकिन जो लॉग वाला फंक्शन है, चैप्टर है, वो जिसने भी बनाया है उसने डिफाइन ही नहीं किया नेगेटिव के लिए। उसने बोला कि हम भाई केवल पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए मैंने कोई थ्योरी नहीं दी है। जितनी भी थ्योरी मैं दे रहा हूँ ये सब पॉजिटिव के लिए दे रहा हूँ। समझ आई बात? क्यों भाई? मतलब होने को तो ऐसे भी हो सकता है ना, log -3 -27, -3 पे कितनी पावर लगाएं कि -27 बन जाए। तो हम कह देंगे कि 3 पावर लगा दो तो नेगेटिव का भी लॉग निकल आए। लेकिन जिसने भी थ्योरी बनाई है और हम जो पढ़ रहे हैं
इसमें कभी भी नेगेटिव ना बेस होगा ना नंबर होगा, ना हम नेगेटिव नंबर का लॉग निकालेंगे ना नेगेटिव नंबर कोई बेस होता है हो सकता है लॉग का। बोलो क्या डाउट है? सर log 2 और 5 तो आंसर क्या होगा? log 2 और 5 हो तो आंसर कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा। 2 पे कुछ ना कुछ पावर लगा के तो 5 आ ही जाएगा। हमें पता है कि कुछ ना कुछ होगा नंबर, लेकिन हमें आंसर नहीं पता। और बताओ। मैं नेगेटिव नंबर में क्या समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? कि उसने ये जो थ्योरी बनाई है, ये जो लॉग बनाया है, वो केवल पॉजिटिव के लिए बनाया है, ना कभी नंबर नेगेटिव होगा ना कभी बेस नेगेटिव होगा। तो लॉग एक्स में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इस ए पर कितनी पावर लगा के एक्स आ जाए, लेकिन ए और एक्स दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। ये क्या है? ये भी नॉट डिफाइंड है। भले ही इसका आपको दिख रहा हो कि 3 पावर लगा के आ जाएगा, लेकिन ये नॉट डिफाइंड है। डिफाइन ही नहीं किया उसने नेगेटिव नंबर के लिए लॉग। क्लियर हो गई बात? आप सुनो, जब ये बात क्लियर हो गई तो log 10 100 इक्वल टू 2, इसका मतलब यही तो है कि 10 पे 2 पावर लगाएंगे तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। ये मतलब है, ये दोनों सेम सी बातें हैं। ये माइक बंद करो, किसका माइक खुला हुआ? तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है लॉग के क्वेश्चन करने के लिए। लॉग के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। आपको लग रहा होगा कि इसमें तो है ही क्या था, समझ तो गए हम कि log 10 100 इक्वल टू 2, तो 100 इक्वल टू 10 टू द पावर। लेकिन देखना तुम नहीं समझे हो, मुझे पता है। आप बस ये ध्यान रखो कि जैसे हमें लॉग हटाना होगा, जैसे मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा, तो ये जो 10 बेस था वो भाग के इधर पहुंच गया, इधर बेस बन गया, तो 100 इक्वल टू 10 पावर 2 हो गया। तो लॉग अगर कभी लगा हुआ है और मैं लॉग हटाना चाहता हूँ, लॉग हटाऊंगा तो क्या करूंगा, ये जो बेस है उसको इधर जाके बेस बना दूंगा। कभी भी ऐसे लिखा है log a b इक्वल टू सी, और मैं हटाना चाहता हूँ log को, तो मैं b इक्वल टू a पावर c लिखूंगा। ये जो बेस है उसको भगा के इधर पहुंचा दूंगा। और कभी ऐसे लिखा है और मैं log लगाना चाहता हूँ, तो जो बेस है उसको फिर से इधर ले आऊंगा। यानी कि b इक्वल टू a पावर c लिखा है, मैं यहाँ पे log लगाना चाहता हूँ, बेस को उठा के फिर से यहीं रख दूंगा, तो ऐसा बन जाएगा। बोलो बोलो बेटा, समझ आ रहा है क्या? आ रहा है? ठीक है। ये नोट कर लिया होगा सब, पहले से नोट होगा मुझे लग रहा है। चलो तो फिर इतनी जानकारी पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथम। नंबर 1, log sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि sin 30 की पावर cos 60 है। ये log है, इस नंबर का log निकाल रहे हैं, और ये बेस है।
बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर आया क्या? सर 1 आ रहा है। वेरी गुड। सर सेकंड का भी 1 है। साइन 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। तो 1/2 पे कितनी पावर लगाए कि 1/2 बन जाए बताओ? 1/2 पे एक पावर लगाएंगे तभी 1/2 बनेगा, तो आंसर आ गया 1। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि log a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? a क्या हो, 0 से बड़ा हो और 1 के इक्वल ना हो। सर सेकंड नॉट डिफाइंड है। सेकंड नॉट डिफाइंड है, क्यों बेटा नॉट डिफाइंड है बताइए आप, रीजन दीजिए। नॉट सर डिफाइंड क्योंकि 3 के ऊपर बार लगा है इसीलिए। 3 के ऊपर बार लगा है तो इसलिए। अच्छा, सर a लेस देन 0 है। लेस देन 0 सर नहीं है। 1.3 बार का मतलब होता है 1.3333333। हाँ, अब बताओ कैसे नॉट डिफाइंड है? बार लगने से कैसे नॉट डिफाइंड हो गया बेटा, समझाओ। नॉट डिफाइंड तो नहीं है सर ये। नहीं है नॉट डिफाइंड, बिल्कुल नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे, वैल्यू निकाली है इनकी कभी? 1.3 13/10 आ जाएगी सर इसकी। कितनी? 13/10। फिर इसमें से माइनस कर दो, 9x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4/3 आएगा। 4/3 करके आता है ना 1.3333। तो बताओ फिर, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। 1.3333 की वैल्यू हमने निकाल ली 4/3। बताओ 3/4 पे कितनी पावर लगाएंगे तो 4/3 बन जाएगा? -1। वेरी गुड, इसका आंसर हो गया -1। थर्ड, ये नोट कर लो अच्छे से। इसका थर्ड का भी -1 है। थर्ड का -1 है। रेशलाइज करके होगा ना, क्योंकि रेशलाइज करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। देखो हम जानते हैं ना 2 - √3 और 2 + √3 का अगर प्रोडक्ट करें तो 1 आ जाएगा, a² - b²। तो 2 + √3 इक्वल टू 1/2 - √3। 2 - √3 की पावर -1 के बराबर है 2 + √3। तो 2 - √3 पे कितनी पावर लगाएंगे 2 + √3 बन जाएगा -1। बोलो कोई डाउट है तो? हाँ भाई, ये थर्ड वाला एक और बार बताना। 2 + √3 और 2 - √3 का प्रोडक्ट 1 होता है, ये आप जानते हैं क्या? यस सर। तो 2 + √3 इक्वल टू 1/2 - √3 हो गया। बोलते जाओ, यस सर, यस सर। ओके सर, ओके सर, आ गया आगे। तो इसको 2 - √3 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो 2 - √3 पे -1 पावर लगा के तो 2 + √3 आता है। यही वो पूछ रहा है यहाँ पे कि 2 - √3 पे कितनी पावर लगा के 2 + √3 आता है, तो -1। अब तो हो गया। यस सर। ये फोर्थ वाले में दिमाग ना लगाना, फोर्थ वाला मैं ही बताऊंगा अगली क्लास में, है ना?
तो अगली क्लास में लॉग पढ़ाया जाएगा आपको। इनइक्वालिटी आपकी खत्म हो गई। सब लोग करेंगे होमवर्क अच्छे से और मुझे भेजेंगे, है ना।